हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों, हमने खत्म किया था लास्ट वीडियो में चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों? मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे अपनी अपनी नोटबुक में, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म। तो बच्चों, मैग्नेटिज्म के अंदर हम मैग्नेट से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे या मैग्नेट जैसी बातें हम उसके अंदर पढ़ेंगे। हमने मैग्नेट के ऊपर कुछ बातें 10th क्लास में भी डिस्कस की या हमने 10th क्लास में भी इस चैप्टर को थोड़ा बहुत पढ़ा है। हमने 10th क्लास में बच्चों पढ़ा है कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रिपेल करता है, कैसे अट्रैक्ट करता है, या एक मैग्नेट किसी भी लोहे की चीज को अपनी तरफ खींचता है। तो बच्चों, ये क्यों करता है? बिना किसी कॉन्टेक्ट के वो एक फोर्स लगाता है। तो वो फोर्स क्यों लगाता है? क्योंकि एक मैग्नेट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जिसकी वजह से जितनी दूर तक उसकी फील्ड होगी वो उतनी ही दूर तक क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा। कंफर्म है? और इसलिए वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बच्चों, उसी को हम कुछ अच्छे अलग तरीके से पढ़ते हैं या कुछ अलग उसमें हम नया ऐड करके पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि ये एक मैग्नेट जिसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ। अब इस मैग्नेट के पास एक दूसरा मैग्नेट आता है और इस मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ पोल के पास आता है। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इन दोनों के बीच में क्या कहें? प्यार होता है। क्या होता है? प्यार। या कैसा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। यही होता है। या फिर ये कहें कि एक दूसरा मैग्नेट है, वो इस मैग्नेट के पास आता है जिसके फिर से दो पोल होते हैं, जिसका नॉर्थ पोल के पास आ जाता है और साउथ पोल के पास आ जाता है। तो इन दोनों के बीच में दुश्मनी होती है, या ये कहें रिपल्सन होता है। यही होता है बच्चों। अब बिना किसी कांटेक्ट के अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगता है। इट मींस इन दोनों के बीच में कुछ ना ऐसी चीज तो है कि ऐसा तो नहीं है इसने अपना हाथ निकाला और खींच लिया। ऐसा तो नहीं है जैसे अर्थ के ऊपर मैं किसी चीज को डालता हूं तो वो अर्थ अपनी तरफ खींच लेती है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि अर्थ ने अपना हाथ निकाल के उस बॉडी को ऐसे खींच लिया। नहीं है। तो किस वजह से खींचती है? अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। ऐसे ही ये अपने चारों तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता है जो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है। ऐसे ऐसे जिनकी वजह से ये इसको अट्रैक्ट करता है। तो किसकी वजह से? इनके बीच में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको इसका सिंबल क्या होता है? बी से इसको डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? बी से। कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। यूनिट क्या होती है बच्चों? ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हम पढ़ रहे हैं अभी। टेस्ला। क्या होती है बच्चों? टेस्ला होती है। या फिर इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है? वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। या फिर एक और होती है गॉस। क्या होती है? गॉस। ये यूनिट जब हम बिल्कुल छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तब हम क्या लिख सकते हैं? गॉस लिख सकते हैं। वरना मेनली हम जिस यूनिट का यूज करेंगे वो क्या है? टेस्ला। अब टेस्ला और गॉस में क्या रिलेशन है? जो 1 टेस्ला होता है बच्चों वो 10 की पावर 4 गॉस के इक्वल होता है। आई बात समझ में? सभी साथ के साथ नोट करेंगे, लिख लेंगे सारी चीजों को। 10 की पावर 4 गॉस के इक्वल होता है। कंफर्म है? हो जाएगा? तो नोट करेंगे साथ के साथ। करें नोट शाबाश। रब कर देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड है मींस एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। वो किससे पता चलेगा या क्या कौन रिस्पॉन्सिबल उसके लिए? मैग्नेट के द्वारा बनाई गई उसकी फील्ड रिस्पॉन्सिबल है। तो बच्चों, मैग्नेट ने फील्ड बनाई। अब क्या हुआ? साइंटिस्ट इसके ऊपर काम करते रहे। एक बार कोई भी साइंटिस्ट ओस्टन नाम से कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो ये उसकी एक वायर है और उस वायर में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है और यहां पे कोई चार्ज रखा था क्यू, और जो चार्ज कैसे था? रेस्ट पे था। कैसे था? रेस्ट पे। तो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं, कोई फोर्स नहीं, कुछ नहीं। ये चार्ज ऐसे कैसे, करंट ऐसे कैसे जा रहा है? तो सबसे पहली बात तो ये बताओ, आपने अभी भी करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म किया है, तो जो ये कंडक्टर है क्या इसके ऊपर चार्ज है या फिर ये न्यूट्रल है?
इज इट चार्ज और न्यूट्रल? बताओ, सभी सभी को पता होगा। तो ये कैसा है? न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि इसके ऊपर बच्चों जितना पॉजिटिव चार्ज उतना इसके अंदर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और ऐसा होने से क्या है? न्यूट्रल। अब न्यूट्रल है तो ये करंट कैसे बना रहा? अब आप ये सोचेंगे करंट क्यों बना रहा है? क्योंकि जितना चार्ज इसके अंदर है वो इसी के अंदर फ्लो कर रहा है। तो टोटल तो इसके अंदर क्या है? जीरो है, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो ये न्यूट्रल और ये क्यू चार्ज क्या एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को ही अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है, लेकिन ये तो न्यूट्रल है, तो इस नो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। कंफर्म है? तो देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। तो बच्चों क्या हुआ? बाय चांस इस चार्ज को एक वेलोसिटी मिल गई, या ये कहें वो साइंटिस्ट जा रहा था और इसने इस चार्ज को ऐसे हाथ लग गया और इसको वेलोसिटी मिल गई, और वेलोसिटी मिलने से देखा कि ये चार्ज ऐसे डेविएट हो गया। क्या हो गया? ऐसे डेविएशन आ गया इसके अंदर। आई बात समझ में? क्या हो गया? ये ऐसे डेविएट हो गया, डेविएशन आ गया। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि भी क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो साइंटिस्ट ने कहा कि ऐसा होने के लिए कोई ना कोई तो फोर्स चाहिए, तो इट मींस इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगा है। अब बिना किसी कांटेक्ट के फोर्स लगा है तो कोई ना कोई फील्ड होगी। अब वो फील्ड का पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च किया, डिस्कवरी की। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? एक कंपास लिया और उस कंपास को, ये कंपास की जो नीडल है ये ऐसे रख दिया। ये क्या है? मैग्नेटिक नीडल। क्या बच्चों? ये मैग्नेटिक नीडल ऐसे रख दिया। ऐसे रखने से देखा जैसे ही कंपास नीडल रखा, इसने भी क्या किया? इसने भी डिफ्लेक्शन शो की। क्या शो की? ये भी डिफ्लेक्शन हुई। आई बात समझ में? क्या शो करती इसने भी? डिफ्लेक्शन। तो ये क्या है? एक मैग्नेटिक नीडल, और किसी एक मैग्नेट के ऊपर कौन फोर्स लगा सकता है? एक मैग्नेटिक फील्ड ही फोर्स लगा सकती है। तो उस यहां से रिजल्ट निकला कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर की चारों तरफ क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से पहला रिजल्ट क्या निकला कि अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, या कहें मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट बाय करंट कैरिंग CCC। CC मींस करंट कैरिंग कंडक्टर। CC मींस क्या बच्चों? करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आगे CC लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट करता है? करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट करता है। इस बात का पता चल गया। अब यहां से एक और रिजल्ट निकल गया। क्या रिजल्ट निकला बच्चों यहां से? कि जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर CCC जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, वो सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता, ना कि रेस्ट चार्ज पे। कंफर्म है? तो दूसरा रिजल्ट क्या निकला? करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट या एक्सर्ट फोर्स ओनली ऑन मूविंग चार्ज। किसके ऊपर फोर्स लगाएगा? मूविंग चार्ज पे। किस पे फोर्स लगाएगा? मूविंग चार्ज पे। या ये कहें मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ओनली ऑन मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड भी सिर्फ किस पे फोर्स लगाएगी? मूविंग चार्ज पे ही फोर्स लगाएगी। कंफर्म है? तो दोनों रिजल्ट आपके निकल गए। नोट करें साथ के साथ। वेरी गुड, नोट करेंगे साथ के साथ। कर देना? कर देते हैं। तो बच्चों यहां से दो रिजल्ट निकले हमारे कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। दूसरा रिजल्ट, मैग्नेटिक फील्ड या करंट कैरिंग कंडक्टर सिर्फ फोर्स लगाता है किस पे? मूविंग चार्ज पे। किस पे? मूविंग चार्ज पे। तो यहां से बच्चों इस चैप्टर से हम इस चैप्टर को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहला हम इसके अंदर एनालाइज करेंगे कि भाई कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, सॉरी,
कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। आई बात समझ में? सी मीन्स करंट कैरिंग कंडक्टर, कि करंट कैरिंग कंडक्टर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। आई बात समझ में? दूसरा चैप्टर में हम निकालेंगे फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। आई बात समझ में? कंफर्म है? तो हम क्या निकालेंगे? फोर्स निकालेंगे मूविंग चार्ज पे कितना लगेगा जब उसको कहाँ रखा जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। बच्चों कहाँ रखा जाएगा? एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। कंफर्म है? तो इस चैप्टर के अंदर हम दो चीजें निकालेंगे। पहला कैलकुलेट करेंगे क्या मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनाएगा करंट कैरिंग कंडक्टर, और दूसरा अब उसके करंट कैरिंग कंडक्टर के सामने जब हम एक चार्ज रखेंगे कैसा मूव करने वाला, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। ये दो चीजें हम इस चैप्टर में कैलकुलेट करेंगे। ये कहें इस चैप्टर को हम इन दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे बच्चों। कंफर्म है? तो सबसे पहले वाले स्टार्ट करते हैं। करंट कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड on a current carrying conductor। कंफर्म है? मैग्नेटिक फील्ड या ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर लिख लो, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर सी। कंफर्म है? सी। आई बात समझ में? अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने के हमारे पास दो लॉज हैं। कितने लॉज हैं? दो। पहला बाय यूजिंग बायो-सैवर्ट लॉ। आई बात समझ में? और दूसरा लॉ है जो वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। कौन सा बेटा? एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इन दो लॉ का यूज करके हम क्या पढ़ेंगे? कैलकुलेट करेंगे किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। आई बात समझ में? नोट हो गया? तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बायो-सैवर्ट लॉ। क्या हेडिंग डालेंगे बच्चों? बायो-सैवर्ट लॉ। बायो-सैवर्ट लॉ। ये लॉ है। लॉ होने से मतलब क्या है कि ये मैंने नहीं बनाया, ये जो है वही हमें याद रखना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो बायो-सैवर्ट लॉ में हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली, या उसने मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दी कि कैसे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें वेक्टर क्वांटिटी होने से क्या पता चलता है? इसके पास डायरेक्शन होगी, तो इट मींस हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होगा। आई बात समझ में? तो क्या है देखो, क्या बनाते हैं, कैसे है, क्या है? ये वायर थी वही, और ये इसके अंदर डायरेक्शन थी करंट की, और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी इस पी पॉइंट पे। तो ये पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है आर, डी मान लो, क्या डी डिस्टेंस जो भी है। आई बात समझ में? डी ले लेते हैं। अब क्या किया बायो-सैवर्ट लॉ में? इस बड़ी वायर का एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, जिस एलिमेंट को बोला उसने डीएल। क्या एलिमेंट बोला? डीएल। अब ये जो छोटा सा एलिमेंट है एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। कितनी? क्या? डीबी। क्या? डीबी। और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर फॉर्म आ गई। अब इक्वल होगी म्यू नॉट अपॉन
4 पाई आई, जितना उसके अंदर करंट होगा। म्यू नोट क्या है यहाँ पे, परमेबिलिटी, परमेबिलिटी क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे कूलॉम्स लॉ में परमिटिविटी थी एप्सिलॉन नॉट, ऐसे यहाँ पे क्या होगी, परमेबिलिटी होगी। क्या होगी, परमेबिलिटी होगी। आई बात समझ में। तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू होगी म्यू नोट की इक्वल होगी 10 की पावर -7 इंटू 4 पाई। आई बात समझ में। यूनिट आप यहां से निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। ये इसका क्या होगा, वैल्यू होगी। क्या होगी, वैल्यू। कंफर्म है। तो देखो बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, आगे होगा dl वेक्टर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यू। आई बात समझ में। ये क्या होगी हमारी dv निकालने का फॉर्मूला होगा। कैसी फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। कैसी फॉर्म बच्चों, ये वेक्टर फॉर्म। कैसी फॉर्म है बच्चों, ये वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म मींस यहां से हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डायरेक्शन। तो सबसे पहले देखो dl एक वेक्टर है और r भी वेक्टर है, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी। तो बच्चों जो dl होगा, dl जो होगा बच्चों वो होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, यहां अलग से लिख लेते हैं, यहां पे लिख दूं dl, ये रहा, यहां पे लिख देता हूं। dl कहां पे होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। आई बात समझे सबको, कंफर्म है। मींस अगर करंट ऊपर जा रहा है तो dl की डायरेक्शन ऊपर लेंगे, अगर करंट नीचे आ रहा है तो dl की डायरेक्शन को नीचे लेंगे। और जो r होगा बच्चों, जो r होगा, r यहाँ पे d लिया है, यहाँ पे हमने d लिया ना, तो d ले लेते हैं, यहाँ पे d ले लेते हैं। और जो d होगा बच्चों, d होगा, d का जो वेक्टर हेड होगा वो कहां पे होगा, जहां हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी, जहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड का क्या करना है, कैलकुलेट करना है। d कहां पे होगा, we have to calculate मैग्नेटिक फील्ड। आई बात समझ में। क्या कैलकुलेट करेंगे, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने होंगे वहां पे इसका क्या लेंगे, हम हेड लेंगे। क्या लेंगे, हेड लेंगे बच्चों। आई बात समझ सबको, नोट हो गया, कंफर्म है, पक्का। अब देखो बच्चों, नोट करेंगे साथ के साथ, इसको मैं रब कर दूं, ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है, ये हो गया। अब कैसे इसकी डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन पे बात करते हैं। पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, सॉरी, ये वेक्टर फॉर्म है। अब इसका हमें निकालना मैग्नीट्यूड। क्या निकालना बच्चों, मैग्नीट्यूड। तो देखो मैग्नीट्यूड, तो dB का मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl मैग्नीट्यूड ऑफ d क्रॉस के लिए साइन थीटा। और थीटा क्या होगा, यहाँ पे एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड d वेक्टर। थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड d वेक्टर, दिस एंगल, ये वाला एंगल। आई बात समझ में। अपॉन d वेक्टर का क्यूब ने इसको मार दिया तो क्या बचा, स्क्वायर बचा। तो इसको रब कर दूं एक बार, तो dB की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl मैग्नीट्यूड साइन थीटा अपॉन d स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या हमारी मैग्नीट्यूड है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई बात समझ में।
तो दिस इज बायो-सेवर्ट लॉ। क्या ये हमारा बायो-सेवर्ट लॉ कंफर्म है। ये वेक्टर फॉर्म, ये इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म कंफर्म है। आई बात समझ में। अब देखो वेक्टर फॉर्म है तो डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। अब डायरेक्शन निकालनी है, इसको रब कर दूं एक बार, इसको भी रब कर दूं। वेक्टर फॉर्म को रख लेते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हम निकाल ही लेंगे। अब तो वेक्टर फॉर्म से हम डायरेक्शन कैसे निकालें। अब देखो बच्चों डायरेक्शन के लिए क्या करें, डायरेक्शन के लिए एक तो हम लगाएंगे स्क्रू रूल। क्या लगाएंगे, या क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट सबको पता है, 11th क्लास में पढ़ा होगा, वहां से डायरेक्शन निकालनी है। जैसे राइट हैंड रूल लगाते हैं, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास जो डायरेक्शन है देखो db, यहां की वेक्टर इससे आएगा, इससे आएगा, तो dl क्रॉस d, जैसे हमारे पास a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर है। ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, दिस इज a वेक्टर, दिस इज b वेक्टर और दिस इज c वेक्टर। अब c वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है, मींस a वेक्टर क्या है dl, तो dl को कौन सा वेक्टर मान ले, a वेक्टर, और ये कौन सा वेक्टर है, b वेक्टर। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ c वेक्टर। अब c वेक्टर कहां होगा, देखो हम निकालते थे राइट हैंड का थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ dl मींस a वेक्टर जो पहले है a, और फिंगर्स को टर्न करो इन द डायरेक्शन ऑफ b की तरफ। तो b की तरफ टर्न करते हैं ऐसे, तो b किधर जा रहा है, अंदर की तरफ धकेल रहा है, तो c की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। कहां होगी, इनवर्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगी, अंदर की तरफ। कहां पे होगी, अंदर की तरफ। तो b कहां पे होगी, इनवर्ड होगी। क्या होगी, इनवर्ड b। ये किसका सिंबल होता है, इनवर्ड का। किसका सिंबल होता है बच्चों, इनवर्ड, अंदर की तरफ का। आई बात समझ में। इनवर्ड के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, क्रॉस, और आउटवर्ड के लिए डॉट। आई बात समझ में। तो दिस इज द वे जहां से हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे हमारे पास, रब कर दो इसे एक बार, हमारे पास ये वायर है, अब ये डायरेक्शन है करंट की, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कहां निकालनी है, यहां पे निकालनी है। क्या करें, डायरेक्शन ऐसे रखें, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, अंदर की तरफ धकेल रहा है, तो कैसे होगी, इनवर्ड होगी। अब मान लो हमें यहां निकालनी होती, यहां निकालनी है, तो ऐसे रखें, ऐसे रखेंगे तो उंगली को जैसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाओ, और इसके पीछे से लाएंगे तो इसको बाहर की तरफ, तो यहां पे डायरेक्शन आउटवर्ड। आई बात समझ में। इस तरह से हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे, डायरेक्शन। कंफर्म है, हो जाएगा। अगर ऐसे भी डायरेक्शन ना निकले तो एक और रूल है जिसको हम बोलेंगे राइट हैंड पाम रूल। इजी है, कैसे यूज करेंगे देखो। रूल क्या है, राइट हैंड पाम रूल। क्या बच्चों, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, देखो राइट हैंड पाम रूल में क्या है, जो ए वेक्टर है मींस जो डीएल है, जो एलिमेंट है, उसमें हमें अपना थंब रखना है, रख दिया, और उंगलियों को बस खोल देना है इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। बी मींस पोजीशन वेक्टर डी, तो ऐसे खोल देंगे ऐसे। अब थंब जिसकी तरफ इशारा करेगी, अगर हमारी जो पाम अगर पाम अंदर की तरफ है तो डायरेक्शन इनवर्ड, अगर ऐसे हो जाती तो डायरेक्शन आउटवर्ड। जैसे इस केस में ऐसे रखो, ऐसे, तो पाम अंदर की तरफ इशारा कर रही है, तो कैसे, इनवर्ड। अगर ऐसे रखेंगे तो आउटवर्ड, मतलब अगर कर्न नीचे होता तो आउटवर्ड। या ये कहीं हमें यहां निकालनी होती तो ये ऐसे रखते, और अब क्या उंगलियों का इधर घुमाना है ना, तो ऐसे रखो, तो आउटवर्ड बाहर की तरफ। तो दिस इज द राइट हैंड पाम रूल। अब आपको जोन सा रूल लगा के निकालना है, आप निकाल सकते हैं। कंफर्म है, हो जाएगा। नोट करो जल्दी से। कर दो रब। तो अब करते हैं, इसकी एक एप्लीकेशंस है, करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। क्या एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ।
लो। कंफर्म है। पहली एप्लीकेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, करंट कैरिंग वायर। आई बात समझ में? कोई भी फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है उससे निकालनी है कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कंफर्म है? नोट करेंगे, सभी हेडिंग डालेंगे, करते हैं। देखो ये एक वायर है फाइनाइट लेंथ की, ये इतना ले लेते हैं। अब इस वायर से में ऐसे करंट जा रहा है आई, यहां से ये है डी पॉइंट पे जहां पे हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। आई बात समझ में? ये जो एंड जो है एंगल बनाता है, यहाँ पे लेट कर लो थीटा 1, और जो ये वाला जो एंड है वो एंगल बनाता है बच्चों थीटा 2। क्या बनाता है? थीटा 2। आई बात समझ में? अब हमें निकालनी है इससे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे। क्या करें अब बायो-सैवर्ट लॉ को यूज करेंगे तो एक छोटा सा एलिमेंट चाहिए। अब एलिमेंट के लिए हम क्या करें, इस पॉइंट से y डिस्टेंस चल के एक छोटा सा कट पॉइंट एलिमेंट ले लें जो क्या होगा dy होगा। क्या होगा? dy। और ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पे है? y पे है एलिमेंट। कहाँ पे है? y पे। अब ये वाला एलिमेंट जो है यहां से एंगल कितना, अब ये एंगल थीटा पे जाके डी थीटा पे जाके हमने कट किया है तो ये डी थीटा है, ये एलिमेंट छोटा सा। कंफर्म है? मतलब है हम इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं, y पे जाके dy या फिर थीटा पे जाके डी थीटा, छोटा एलिमेंट कट कर लिया। मतलब अब ये कुछ ऐसा बन गया, यहां पे निकालनी है, ये y डिस्टेंस है और ये थीटा है और ये क्या है? d है। अब हमें क्या चाहिए? बायो-सैवर्ट लॉ। बायो-सैवर्ट लॉ क्या बताता है? dB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस d, r ले लो डिस्टेंस, अपॉन r का क्यूब। यहां पे r क्या? dl तो ये छोटा एलिमेंट है ये वाला, और r क्या है? इस dl से डिस्टेंस किस पॉइंट की, तो ये वाला r होगा। तो अब ये इस r की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी d सेकेंड थीटा। क्या वैल्यू आएगी? d सेकेंड थीटा। क्यों? अगर राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू सेकेंड थीटा, तो r की वैल्यू आ गई d सेकेंड थीटा। अब ये एंगल अगर 90 डिग्री है, अब इसके अंदर अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो यहाँ पे साइन थीटा लेते हैं ना, और वो थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। तो अब dl और r के बीच का एंगल निकालना, मतलब इसका और इस एलिमेंट के बीच का एंगल निकालना है। मींस हमें ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल निकालने के लिए ये अगर थीटा है तो ये 90, तो ये एंगल कितना? 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है तो ये पूरा एंगल कितना? 180। तो 180 में से 90 माइनस थीटा जाएगा तो कितना बचेगा? 90 प्लस थीटा बचेगा। कितना बचेगा बच्चों? 90 प्लस थीटा बचेगा ना। कंफर्म है? हो जाएगा। तो अब क्या है, अब dB को निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl की जगह dy ले लें क्योंकि dy वेक्टर लिया हमने। अब इंटू r ही ले लो चल, क्योंकि r ही कट जाएगा, जो भी लेंगे बाद में देख लेंगे। r इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी लें? 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा अपॉन r की क्यूब। क्यूब ने r को मार दिया तो कितना बचा? स्क्वायर बचा। तो dB की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई dy, यहां पे साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा,
अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सबको समझ में आया ये? अब हमारे पास पूरी के लिए चाहिए पूरी कितनी फील्ड बनाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पहले डायरेक्शन देखते हैं। अगर ये एलिमेंट ले ऐसे तो इनवर्ट, यहाँ पे ले तो इनवर्ट, यहाँ पे ले तो भी इनवर्ट, कैसे ही ले लो डायरेक्शन क्या आएगी इनवर्ट। तो हम इसका क्या करें, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्योंकि सबकी डायरेक्शन एक है तो सबको डायरेक्ट ऐड कर दो, काट के या जोड़ तोड़ के ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ऐड करना है क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम है, क्योंकि हर जो dy एलिमेंट होगा इतनी लेंथ का, वो dy एलिमेंट जो db बनाएगा उसकी db की डायरेक्शन, सबकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। तो देखो अब यहाँ पे y और थीटा दो वेरिएबल्स हैं, तो दो में से हमें एक वेरिएबल को लेना है। तो यहाँ पे देखो y अपॉन d परपेंडिकुलर ऑन बेस क्या टेंजेंट थीटा होगा। तो यहां से देखो, यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिखता हूं y अपॉन d इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ऊपर से रब कर दूं, बोर्ड में भी आता है क्वेश्चन डायरेक्ट, y बाई डी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो यहां से dy की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। आई बात समझ में? तो यहाँ db पे, यहाँ पे dy की वैल्यू रख दो, क्या रख दो, dy की वैल्यू। तो हमारे पास जो db होगा वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, dy की वैल्यू रख दो d सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा से पहले कोस थीटा लिख लूं इंटू d थीटा अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आर की, d सीकेंट थीटा, तो d स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। सीकेंट स्क्वायर थीटा ने सीकेंट स्क्वायर थीटा को मार दिया, d ने d को मार दिया। कंफर्म है? तो इसको रब कर दूं एक बार। आई बात समझ में? d ने d को मार दिया, तो जो db की वैल्यू आई बच्चों वो क्या आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कोस थीटा d थीटा अपॉन d बचा नीचे d। अब हमें क्या चाहिए, कंप्लीट चाहिए। कंप्लीट के लिए क्या करें, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करेंगे तो db तो बन जाएगा d। अब लिमिट कहां से स्टार्ट किया था हम, अब नीचे है ना, नीचे जैसे x के नीचे, जैसे मान लो हम ऐसे कोऑर्डिनेट बनाए, ये y पॉजिटिव तो नीचे माइनस y, तो यहाँ पे माइनस थीटा 2 से लेके ऊपर प्लस थीटा 1 तक जाना है, तो लिमिट होगी माइनस थीटा 2 से लेके थीटा 1, कहाँ होगी, थीटा 2 से लेके थीटा 1। अब b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी, कॉमन टर्म है, i चेंज नहीं हो सकता, d चेंज नहीं हो सकता, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई चेंज नहीं हो सकता। तो एक कॉमन टर्म आ गई, तो यहां से हम क्या निकाल लें कॉमन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई टी। अब कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो साइन थीटा थीटा 2 माइनस से पॉजिटिव थीटा 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन थीटा 1 माइनस कोसाइन माइनस कोस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों क्या आ गई, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। आई बात समझ में? दिस इज द रिजल्ट। आई बात समझ में? ये हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। कंफर्म है? तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, और हम इस तरह से क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, किसकी, ड्यू टू ए फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। ये रिजल्ट कभी भी पूछ ले, रात को 12 बजे भी पूछ ले, तो आपको याद होना चाहिए। कंफर्म है? वह बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिहाज से आपको ये ड्राइव करना भी आना चाहिए। ठीक है बच्चा? तो थैंक यू बच्चों, आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाय बाय बच्चों।